हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है हमारे 31वें क्वेश्चन की और हम पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स। देखते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है शुड इनकम टैक्स बी एबोलिश्ड इन इंडिया। क्या भारत में आयकर समाप्त कर देना चाहिए। फिर लिखा हुआ है हाँ या वेतन पाने वालों पर अनावश्यक बोझ है या राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। नहीं यहां पर लिखा होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, यहां पर नहीं कर लीजिएगा, तो देन इट विल बी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा बात करते हैं क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आर्गुमेंट में आपको 4 स्टेप पर चेक करना है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर लॉजिकली फॉलो, और फिर तीसरे नंबर पर प्रॉस एंड कॉन्स यानी कि लाभ या हानि पता चले, और चौथे नंबर पर सेंटेंस बैलेंस होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं हाँ या वेतन पाने वालों पर अनावश्यक बोझ है। सिंपल बात है कि अनावश्यक बोझ है, क्या वाकई में ये अनावश्यक बोझ है वेतन पाने वालों पर, थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेंटेंस सब कुछ ठीक है। पहली बात तो ये नॉर्मल है और मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग पास हो जाएगा। लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि जो आयकर है वो इतना नहीं है जो बोझ बने। तो ये लॉजिकली फॉलो ना करने की वजह से मैं इसे काट दूंगा, मैं इसे सही नहीं मानूंगा। और फिर उसके बाद यह राजस्व का एक अच्छा स्रोत है, तो निश्चित रूप से हाँ ये राजस्व का यानी आपका रिवेन्यू का एक अच्छा स्रोत है। तो यहां पे नहीं होना चाहिए था, यहां पे देन सेकंड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो आपका एक्सपीरियंस फैक्ट था और आपका ये वाकई में एक मतलब स्टैब्लिश फैक्ट है, ऐसा ही है ये। क्या भारत को विकास के लिए कई योजनाओं की आवश्यकता है। क्या भारत के विकास में डज इंडिया नीड टू सो मेनी प्लान्स फॉर डेवलपमेंट। हाँ, उचित योजना के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। नहीं, योजना बनाने में बहुत समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद होती है। आपको इसके बारे में बात करनी है। हाँ, उचित योजना के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। या मैं तो इसे एक्सपीरियंस फैक्ट मानूंगा, आप क्या मानेंगे पता नहीं। एक्सपीरियंस फैक्ट, क्योंकि अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि बिना प्लानिंग के आप कुछ भी करेंगे, बिना प्लानिंग के अगर आप पढ़ाई भी करोगे वो भी बेकार हो जाएगी। देन इट इज इंपॉर्टेंटली करेक्ट। दूसरा, हाँ नहीं, योजना बनाने में बहुत समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद होती है, तो क्या बगैर योजना के चले जाएं। बकवास है, एब्सर्ड है, पहली नजर में ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि यह सेंटेंस से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सेकंड नंबर, शुड दोज हु रिसीव डाउरी डिस्पाइट द लॉ प्रोहिबिटिंग हिप बी पनिश्ड। क्या दहेज प्राप्त करने वालों को कानून द्वारा इसे प्रतिबंधित करने के बावजूद, जब दहेज को कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो क्या इसे दंडित किया जाना चाहिए। फिर इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हाँ, कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, देन इट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, नहीं, यह अनादिकाल से ही दहेज प्रथा समाज में मजबूती से जड़ जमा चुकी है। अगर जमा चुकी है तो क्या उसे हटाएंगे नहीं। समाज सुधार की भावना के साथ रखते हुए पहला विल बी करेक्ट, यानी फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अच्छा, हाँ, फैशन बदलते रहते हैं और इसलिए कपड़े की खपत भी बढ़ जाती है। अच्छा, क्या ऐसा होना चाहिए। बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि फैशन बदलते रहते हैं इसलिए कपड़े की खपत बढ़ जाती है। कपड़े की खपत बढ़ जाती है तो तुम मत खरीदो भाई, बैन क्यों कर रहा है, रॉन्ग है। बैलेंस, नॉट बैलेंस। सेकंड, नहीं, फैशनेबल कपड़े एक व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति हैं और इसके लिए उसका मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या लगता है आपको। सेकंड, ये बिल्कुल सही बात है कि फैशनेबल कपड़े जो होते हैं ये व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति होती है, नहीं वो चाहे जैसा पहने, उसका जीवन है यार, है ना। तो ये निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं कि नहीं लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को वैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये सब गलत बातें हैं। इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये उनकी मौलिक अभिव्यक्ति है, यानी कि उनका मौलिक अधिकार है, वो खुद डिसाइड करेंगे उनको क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। तो फिलहाल ये सेकंड वन भी करेक्ट। आगे बात करते हैं, क्या भारत में सभी ढांचागत विकास परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए, यानी जितने भी परियोजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया बी हैंडेड ओवर टू प्राइवेट सेक्टर। नहीं 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 नहीं, निजी क्षेत्र की संस्थाएं ऐसी परियोजनाओं को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है। नो, द प्राइवेट सेक्टर यूनिटीज आर नॉट इक्विप्ड विद द हैंडल प्रोजेक्ट। बकवास है, लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है, सेंटेंस के साथ प्रॉपर्ली रिलेट नहीं कर रहा। L&T नाम तो सुना ही होगा, लार्सन एंड टुब्रो। तो जो है अगर देखा जाए तो L&T एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर की है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये फिलहाल एक्सपीरियंस के आधार पर आप इसे गलत कर सकते हैं। हाँ, इस तरह की परियोजनाएं विकसित देशों में निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो इस तरह की विकसित देशों में की जाती हैं, तो ये दे रहा है एग्जाम्पल, और हमने आपको बताया है कि आर्ग्यूमेंट के तौर पर एग्जाम्पल सही नहीं होता। देन बोथ विल बी रॉन्ग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्या कॉलेज जो को भारत में विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाना चाहिए? शुड कॉलेजेस बी गिवन टू द स्टेटस ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया? हां, छात्रों का प्रदर्शन आकलन करने के लिए कॉलेज बेहतर स्थिति में है और इसलिए डिग्री अधिक मान्य होगी। समझिए, लॉजिकली फॉलो कर रहा है। क्यों? छात्रों का प्रदर्शन जो आकलन हो सकता है वो कॉलेज लेवल पर ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है और इसलिए डिग्री अधिक वैलिड हो जाएगी। डिग्री विल बी मोर वैलिड। सही है, लाभ भी बता रहा है, डिग्री अधिक मान्य हो जाएगी, यानी डिग्री की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरा, ये नहीं, यह सोचना भी गलत है क्योंकि कॉलेज द्वारा डिग्री देने में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार नहीं होगा। फिलहाल देखिए क्या, नो इट्स यूटोपियन टू थिंक दैट there will not be nepotism and corruption in awarding degree by colleges। तो अपनी जगह पे तो ये भी सही कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई भतीजावाद शुरू हो जाएगा और डिग्री देने में दिक्कत होगी और ये सब हो सकता है। तो देन इट विल बी, ये बिल्कुल सही है। यहां पर दोनों ही सेंटेंस आपके क्या है, एकदम मजबूत स्थिति में है। तो देन 36 के ए और बी यानी दोनों क्या होंगे आपके, करेक्ट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड अवर कंट्री एक्सटेंड जेनरस बिहेवियर एंड गुड विल टू अवर एरिंग्स एंड नेकिंग नेबर्स? क्या हमारे देश को उदारतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और हमारे पड़ोसी देशों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए? एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं, सेंटेंस इंग्लिश हिंदी में रॉन्ग लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या हमारे देश को सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और एक अच्छी छवि बनानी चाहिए। जो हमारे परेशान करने वाले, जो अभी हमको गलत व्यवहार हमारे साथ, जो पड़ोसी हमारे साथ गलत व्यवहार करके उनके साथ भी अच्छे व्यवहार करना चाहिए। तो हाँ, सद्भावना हमेशा लाभांश का भुगतान करती है, यानी कि यस, गुडविल ऑलवेज पेज डिविडेंड। तो निश्चित रूप से जब आप सद्भावना बना के रखेंगे तो उसका हमेशा आपको फायदा होता है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है और यह लॉजिकली करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड वन की बात करें, नहीं, हमारे उदार व्यवहार और सद्भावना को हमारी कमजोरी माना जाएगा। नो, अवर जेनरस बिहेवियर एंड गुडविल विल बी कंसीडर्ड एज अवर वीकनेस। ये गलत हो गया, ये इंडिविजुअल परसेप्शन लग रहा है। इंडिविजुअल यानी किसी एक आदमी की सोच हो सकती है ऐसा कि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। तो इंडिविजुअल परसेप्शन यानी एक आदमी के नजरिए की वजह से मैं इसे रॉन्ग करूंगा और यहां पर जो सही आंसर है वो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, शुड कॉटेज इंडस्ट्रीज बी इनकरेज इन रूरल एरिया? क्या कुटीर उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हाँ, ग्रामीण लोग रचनात्मक होते हैं या कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद करेगा? बिल्कुल सही बात है। हाँ, या बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक बिल्कुल निश्चित रूप से सही करेगा। पहला वाला, यस, रूरल पीपुल आर क्रिएटिव, ये ग्रामीण लोग रचनात्मक होते हैं। इस सेंटेंस के बारे में आपकी क्या राय है, जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए, फिलहाल तो यहाँ ग्रामीण लोग के बारे में कह दिया गया है, तो ग्रामीण लोगों के बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, सेंटेंस के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको आप एज ए आर्ग्यूमेंट, सही आर्ग्यूमेंट नहीं मान पाएंगे और दूसरा वाला आपका सही रहेगा। सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। Should India scientists working abroad to be called back to India? क्या भारत के बाहर काम कर रहे साइंटिस्टों को वापस इंडिया बुला लेना चाहिए? क्या विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए? हाँ, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजों, सम्मानों, सुविधाओं और सभी के बारे में भूलना चाहिए। देखते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। यस, दे मस्ट सर्व द मदरलैंड फर्स्ट एंड फॉरगेट अबाउट। तो और सुविधाओं के बारे में भूलना चाहिए, नहीं, सुविधाओं को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि वो क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, जहां वे चाहते हैं उन्हें रहने दें। नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, जहां वो चाहते हैं उन्हें रहने दें। तो जरा पॉइंट सोचिए, कहां पर आप इसको गलत करेंगे, कहां पर इसको सही करेंगे, थोड़ा सा सोच के बताइए। पहले वाले में क्या लग रहा है आपको? हाँ, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो जब इस तरह का कुछ आया करे, जैसे कि पहले तुम्हें ये करना चाहिए फिर ये करो, पहले तुम्हें वो करना चाहिए फिर ये करो, तो ये तर्क सही नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि क्या मैं आपको सिलॉक पढ़ा दूं, तो आप कहेंगे नहीं सर, पहले आपको वो पढ़ाना चाहिए फिर आप ये पढ़ाइए। ये एक इंडिविजुअल परसेप्शन सा नजर आता है, इसके पीछे लॉजिक नहीं नजर आता, तो लॉजिकली फॉलो नहीं होगा सेकंड वन में, ये गलत हो जाएगा। और हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यानी दूसरे आंसर की बात करें, यहां पर सुविधाओं और सभी हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, तो ये तो बिल्कुल एब्सर्ड सा है कि हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो एकदम मतलब इगोइस्टिक सेंटेंस लग रहा है, अहमवादी सेंटेंस लग रहा है, तो ये सही आर्ग्यूमेंट नहीं है। अहम या क्रोध में दिया गया सेंटेंस सही नहीं होता है आर्ग्यूमेंट के तौर पर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं।
क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए? शुड जुडिशरी बी इंडिपेंडेंट टू ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो आपकी कार्यपालिका है, जैसे कि आपकी विधायिका वगैरह है, जो काम करने वाले लोग हैं, आईएएस वगैरह हैं, क्या उनको न्यायपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए? सॉरी, न्यायपालिका को उनसे स्वतंत्र होना चाहिए। हाँ, इससे कार्यकारी की गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मदद मिलेगी। कोई भी कार्यकारी साहसिक कदम नहीं उठा सकेगा। नो द एग्जीक्यूटिव वुड नॉट बी एबल टू टेक अ बोल्ड मेजर्स। तो ऐसा आपको बताना है, यहां पर आंसर आपको करना है, क्या करना होगा। देखिए, पहली बात तो ये सही है कि पहला वाला सेंटेंस तो एकदम अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है और पूरा पूरा फायदा नुकसान सब बता रहा है। दूसरी बात करें, कोई भी कार्यकारी साहसिक कदम नहीं उठा सकेगा, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वो साहसिक कदम उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, इसलिए इस सेंटेंस को आपको रॉन्ग करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड इसलिए ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर सके। क्या भारत में चुनावों पर प्रतिबंध लगाने से पहले चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले मतों पर रोक लगा देनी चाहिए? शुड द ओपिनियन पोल जाते हैं आपके, कभी कभी चुनाव हो रहे होते हैं तो कुछ चैनल ओपिनियन पोल देते हैं कि देखते हैं कौन सी पार्टी जीत रही है और अपने मन से एक मनगढ़ंत विचार प्रस्तुत करते हैं। तो शुड द ओपिनियन पोल प्रेडिक्टिंग आउटकम्स ऑफ इलेक्शंस बिफोर द इलेक्शन बी बैंड इन इंडिया? तो जो भी इस तरह के सर्वे पहले देते हैं, क्या उन्हें बैन कर देना चाहिए, क्या उन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए? हाँ, या मतदाताओं के मन को प्रभावित कर सकता है और परिणाम को प्रभावित कर सकता है। संभावना के साथ बात कर रहे हैं और संभावना के रूप में आपको देखना होगा कि संभावना के रूप में आपको तर्क सही करना भी है कि नहीं करना है। नहीं, इस तरह के चुनाव पूरे विश्व में किए जाते हैं, नहीं इस तरह के जो पोल होते हैं यानी इस तरह के जो सर्वे होते हैं वो पूरे विश्व में किए जाते हैं। आपको बताना होगा, बिल्कुल सही बात है कि क्या बाद में चुनाव में प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो बिल्कुल ये सही कह रहा है, उनके नुकसान के बारे में बता रहा है। क्यों? ये वाकई में जब वो पोल आते हैं तो निश्चित रूप से वो मतदाताओं के मन को प्रभावित कर सकते हैं। वो दिखते हैं कि यार मैं अगर कांग्रेस को वोट देने जा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस हार रही है, दुनिया कह रही है कि कांग्रेस हार जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी, तो मैं क्या कांग्रेस को वोट दूंगा? मैं चाहूंगा भी तो भी मैं सोचूंगा यार मेरा वोट बेकार चला जाएगा, तो चलो जहां दुनिया जा रही है वहीं मैं भी चला जाऊं। ये थोड़ा सा भीड़ में चलने की हमारी आदत होती है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये सेंटेंस एकदम सही है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है? हाँ, या मतदाताओं के मन को प्रभावित कर सकता है और परिणाम को भी प्रभावित कर सकता है। नहीं, इस तरह के चुनाव पूरे विश्व में किए जाते हैं, तो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अगर इस तरह के चुनाव पूरे विश्व में किए जाते हैं, पूरे विश्व में कुएं में कूदा जाता है, हम भी कुएं में कूद जाए, एग्जाम्पल सही नहीं होते, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देन द फर्स्ट विल बी करेक्ट, फर्स्ट सही रहेगा। अगला, क्या धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जैसे शब्द सिगरेट के पैकेट पर लिखे होने चाहिए? शुड वर्ड्स लाइक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ essentially appeared on cigarette pack? Yes, it is a sort of brainwash to make the smokers realize that they are inhaling poisonous stuff. धूम्रपान करने वाले को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह जहरीला सामान खा रहे हैं, ये ब्रेन वॉश है, ये ब्रेन वॉश नहीं है, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए कि वह जो चीज पी रहे हैं, वह जो सिगरेट पी रहे हैं वो उनके लिए खतरनाक है, वो जहरीला है। धूम्रपान के आनंद या धूम्रपान के आनंद को बाधित, नो इट हैम्पर्स द एंजॉयमेंट ऑफ स्मोकिंग। ओह माय गॉड, इट्स रबिश, कचड़ा, एकदम कचड़ा सेंटेंस है, 2 कौड़ी का सेंटेंस है, बिल्कुल भी मानने लायक नहीं है। हाँ, धूम्रपान करने को लिए एहसास दिलाने के लिए वो जहरीला सामान खा रहे हैं, इससे उनका ब्रेन वॉश हो सकता है। इट इज सॉर्ट ऑफ माध्यम है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, या उनका ब्रेन वॉश यानी कि उनके मन की मानसिक दशा को बदलने के लिए एक माध्यम है। और स्मोकर्स रियलाइज दैट दे आर इनहेलिंग पॉइजनस स्टफ, और उनको यह एहसास दिलाने के लिए वो जो भी पी रहे हैं वो जहरीला है। तो ये एकदम सही है, सही है, और तर्क नंबर 1 सही रहेगा, आपका मजबूत रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके का, शुड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बी प्रैक्टिस्ड? क्या झूमिंग कृषि को, क्या स्थानांतरित कृषि को लागू करना चाहिए? यहां पर थोड़ा सा ऐसा लिखा होना चाहिए, क्या झूमिंग कृषि को लागू करना चाहिए? झूमिंग कृषि क्या होती है? पहाड़ी प्रदेशों में की जाती है, कभी यहां खेती कर ली, कभी वहां खेती कर ली, फिर वहां से जो भी फसल वगैरह हुई उसको लेके चले गए दूसरी जगह, वहां खेती कर ली। तो इस तरह की क्या कृषि करनी चाहिए? नहीं, यह एक बेकार प्रथा है। नो, इट्स अ वेस्टफुल प्रैक्टिस। टू सिंपल आर्गुमेंट है, टू सिंपल, और टू सिंपल हम लोग मानते नहीं है। साफ साफ बताओ कि ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों का जवाब नहीं दे रहा है, क्यों कहने पर ये मौन हो जाता है। आगे बात करते हैं। हाँ, खेती के लिए आधुनिक तरीके बहुत महंगे हैं। यस, मॉडर्न मेथड फॉर फार्मिंग आर टू एक्सपेंसिव। तो ये भी आपका सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि आधुनिक तरीके बहुत महंगे हैं। तो ये आपका क्या कर रहा है? लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा कौन सा तरीका है जो बहुत महंगा हो गया भाई? तो ये ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आज भी आधुनिक हुए हैं और महंगे नहीं हुए हैं और आसान हो गया है खेती करना। तो यहां पर आपका जो आंसर होने वाला है वो सेकंड वन और फर्स्ट वन दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि वो दोनों मजबूत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्या उच्च शिक्षा केवल उन लोगों तक ही सीमित होनी चाहिए जो इनका खर्च वहन कर सकते हैं? शुड हायर एजुकेशन बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली दोज हु कैन बियर द एक्सपेंडिचर? हाँ, उच्च शिक्षा बहुत महंगी है, इसलिए इसे मुफ्त नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ नहीं, बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली छात्र हैं जो भुगतान नहीं कर सकते, उन्हें उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। सही बात है। वाकई में ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला तो आपको बेकार लग रहा होगा, खुद ही बेकार लग रहा हो, मेरी एक्सप्लेनेशन की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। अगले क्वेश्चन, क्या भारत के महानगरों को में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को अस्वीकार कर देना चाहिए? शुड द व्हीकल्स ओल्डर देन 15 ईयर्स बी रिजेक्टेड इन मेट्रोज इन इंडिया? क्या भारत के महानगरों में ऐसा करने चाहिए? हाँ, प्रदूषण फैलता है इनसे। यस, दिस इज महानगरों प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही बात है। महानगरों को प्रदूषण कम कर देंगे तो 15 साल तक, ये बिल्कुल सही बात है। और ऐसे इफेक्ट लिए जा रहे हैं और ये आप अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। दिल्ली में अभी हाल ही में ऐसा हुआ था, तो आप ऐसा कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। दूसरा, नहीं, वाहन मालिकों के लिए देश के अन्य हिस्सों में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें अपने विद्यमानता के लिए उपयुक्त नौकरी नहीं मिलेगी। नो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ व्हीकल ओनर्स टू शिफ्ट अदर पार्ट्स। तो ये नई वाहन मालिकों के लिए शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें अपने विद्यमानता के लिए उपयुक्त नौकरी नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा आपका मुश्किल है, उन्हें शिफ्टिंग करने में मुश्किल होगी। तो आप क्या करें, प्रदूषण सहते रहें? क्या करें, प्रदूषण सहते रहें? तो ये सही नहीं है। सेकेंड वन विल बी रॉन्ग, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। आगे बात करते हैं, क्या भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के प्रवास पर प्रतिबंध होना चाहिए? पूछा गया है आपसे, आपको बताना है। तो देखिए, किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर रहने का मूल अधिकार है। यहां पर नहीं काट दीजिएगा, है, यहां पे नहीं, यहां आना चाहिए, वो वहां पे लिख गया है। नहीं, किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर रहने का मूल अधिकार है और इसलिए उन्हें रोका नहीं जा सकता। ये वाकई में मूल अधिकार की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात जब भी की जाएगी, यानी संवैधानिक अधिकारों की बात जब भी की जाएगी, तर्क में वो बहुत मजबूती के साथ आते हैं और इतने मजबूती के साथ आते हैं कि न्यायालय भी इनका विरोध नहीं कर सकता। तो हम कौन होते हैं करने वाले? निश्चित रूप से सही है। हाँ, यह भारत के राज्यों के संसाधनों को समान वितरण को प्रभावित करने का एक तरीका है। समान वितरण कैसे प्रभावित होगा भाई? लॉजिकली फॉलो नहीं हो रहा है इससे। लॉजिकली यानी कि जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, वो लॉजिकली फॉलो नहीं हो रही है। देन सेकंड वन विल बी रॉन्ग। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्क काफी बढ़ा दिया जाना चाहिए? वैसे ही लगा है जैसे कि ट्यूशन फीस इन ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हाइक्ड कंसिडरेबली। हाँ, यह छात्रों में गंभीरता की भावना लाएगा और गुणवत्ता में सुधार करेगा। नहीं, यह मेधावी गरीब छात्रों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से दूर रहने के लिए मजबूर करेगा। तो दूसरा वाला तो एकदम सही है, नुकसान हो जाएगा। जो मेधावी गरीब छात्र हैं वो सैलरी हाइक की वजह से या आपकी जो फीस है उसको अगर आप हाइक कर दोगे तो वो निश्चित रूप से आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने फीस बढ़ा दी तो जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये लॉजिकली फॉलो नहीं करता है, यानी कि आपके कथन से साथ तर्कपूर्ण ढंग से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो लॉजिकली फॉलो ना करने के कारण मैं इसे क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने फीस बढ़ा दी तो छात्र पढ़ने लगेंगे। आगे, क्या उद्योगों में उच्च चिमनी स्थापित की जानी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। क्या उद्योगों में उच्च चिमनी स्थापित की जानी चाहिए? कह रहे हैं हाँ। ऊपर चिमनी लगाओगे, यहां धुआं जाएगा, जमीनी स्तर पर प्रदूषण कम आएगा। सही बात है। लेकिन अगर तुमने ऊपर चिमनी लगाई, यदि आपने ऊपर चिमनी लगाई तो ऊपरी स्तर पर प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो चिमनी लगाए कहाँ? या तो जमीन में ऊपर लगानी पड़ेगी या तो नीचे लगानी पड़ेगी। ऊपर लगाते हैं तो नीचे प्रदूषण, नीचे लगाते हैं तो ऊपर प्रदूषण। तो इस तरह से मामला गड़बड़ा जाएगा, सॉरी, इस तरह से मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा। तो ये जो चीजें हैं ये आपके दोनों ही सेंटेंस सही है कि कथन अगर देखोगे तो पढ़ने में दोनों सही बता रहे हैं आपको। हाँ, इससे जमीनी स्तर पर प्रदूषण कम हो जाएगा, सही बात है। हाँ, इससे ऊपरी वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाएगा। ऊपरी वातावरण में क्या हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो अगर आपने चिमनी लगाई तो या तो जमीनी स्तर पे प्रदूषण कम होगा और या तो जमीन ऊपरी स्तर में प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो आपके ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, अभी सही हो रहे हैं। तो फिलहाल आप समझिए कि हाँ, इसमें जमीनी स्तर पे प्रदूषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही बात है। हाँ, इससे ऊपरी वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ होंगी। जमीनी स्तर पर प्रदूषण कम होगा लेकिन ऊपरी स्तर पर प्रदूषण बढ़ेगा। लेकिन एक कह रहा है हाँ लगाओ, एक कह रहा है नहीं लगाओ। तो या तो लगानी पड़ेगी या तो नहीं लगानी पड़ेगी। इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। या तो आप चिमनी लगाओगे
या तो आप चिमनी नहीं लगाओगे। तो ये जो सेंटेंस है दोनों सही होने के बावजूद किस में जाएंगे, आइदर और में जाएंगे, यानी या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला, देन द फर्स्ट एंड सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन देखिए किस तरीके का, उसमें लिखा हुआ क्या भविष्य में आपराधिक अपराधों के दोषी व्यक्तियों को भारत से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए? नहीं, ऐसे व्यक्ति देश और लोगों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, यह लोकतंत्र है, लोगों को तय करना चाहिए कि वोट किसे देना है। बेहद खूबसूरत सेंटेंस, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसने अब जवाब दिया है। और क्या कहा, क्या कह रहा है कि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब लोगों को तय करने दीजिए कि उन्हें किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। ऊपर वाला सेंटेंस एब्सर्ड है, ऐसे व्यक्ति देश और लोगों की सेवा नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है, बाद में मन बदल जाए, हो सकता कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक धारणा टाइप की लग रही है, एक एजम्पशन टाइप का लग रहा है कि अगर ऐसे हैं, उनके ऊपर पहले से ही ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो हो सकता है कि वो अब ठीक ना हो। तो ये मामला आपका इंडिविजुअल परसेप्शन में चला जाएगा। आगे बात करते हैं, क्या भारत को भविष्य में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ विशेष देशों के, कुछ पश्चिमी देशों की तरह एक विशाल तेल रिजर्व बनाना चाहिए? नहीं, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा को अवरुद्ध करने और धन को निष्क्रिय करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह भारत को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के झटके का सामना करने में मदद करेगा। तो यह भी सेंटेंस सही है। क्या फायदा होगा कि अगर मान लीजिए आपने तेल के भंडार में खूब सारा तेल अभी खरीद लीजिए, आप सस्ता है, बहुत सारा तेल खरीद के धर लीजिए, और फिर क्या होगा जब कभी भी तेल की कीमत हाइक होगी तो आपको फायदा मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये बात एकदम सही हो रही है और तर्क भी एकदम सही है। दूसरा ये, नहीं, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा को रोकने का और धन को निष्क्रिय रखने की कोई अभी ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस के तौर पे, तर्क के तौर पे आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, इसको करना चाहिए कि इसको नहीं करना चाहिए? तो फिलहाल देखिए क्या है कि आवश्यकता नहीं है, ये सेंटेंस को थोड़ा सा कमजोर कर दे रहा है कि अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तुम खामखा परेशान हो, जब होगा तब देखा जाएगा। तो इस तरह के जो विचार होते हैं थोड़े से कमजोरी भरे होते हैं, तो ये आपका सही नहीं है। यानी जब भविष्य की योजनाएं बनाई जा रही हैं और भविष्य में बोला गया है कि भविष्य में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की योजना बनाई जा रही है, तब तुम कह रहे हैं यार ऐसा जब होगा तब देखा जाएगा, तो ऐसा मामला ठीक नहीं है। और तब तक के लिए आप पैसा ब्लॉक मत करें। तो ये तर्क अपनी बात सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया है। हो सकता है कि नहीं आप मान रहे हो नहीं होगा, लेकिन आपका वो जो तर्क है वो सही नहीं हो रहा है। आगे, क्या भारत को निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए? निर्यात का मतलब होता है अपने घर से माल बाहर भेजना, और जब अधिकांश चीजें आंतरिक उपयोग के लिए अपर्याप्त हैं, जबकि अधिकांश चीजें, यानी दाल हमें खुद को नहीं है और बाहर भेज दे रहे हो, चावल हमारे खुद को नहीं है तुम बाहर भेज दे रहे हो, तो क्या ये निर्यात का ऐसा होना चाहिए? हाँ, हमें अपने आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा आयोजित करनी होगी। नहीं, यहां तक कि चयनात्मक प्रोत्साहन में कमी होगी। नो, इवन सेलेक्टिव इंकरेजमेंट वुड बी लीड टू शॉर्टेज। तो होगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये सेकंड वाला मत पढ़िए, यहां से पढ़िए। नहीं, ऐसा होगा कि अगर आप बहुत चुन भी लें चीजों को, मतलब चुन के चीजें भेजें, तो भी आपको क्या होगा, कमी महसूस होगी। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम उनको पूरी तरह से बाहर भेज सकें, तो हमें इतना करने के बाद भी थोड़ी सी कमी महसूस होगी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इतने कम संसाधनों के साथ जी रहे हैं, तो आपको कौन सा सही लगता है, देखते हैं। हाँ, हमें अपने आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। क्या भारत के निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए? देखिए, जब तक हम निर्यात को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक विदेशी मुद्रा अंदर नहीं आएगी। तो वाकई में अगर हमें अपने आयात, यानी हमें कुछ जरूरी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको बाहर से लेना ही पड़ेगा, उसके लिए विदेशी मुद्रा कहां से आएगी? जब आप निर्यात करोगे। Then the first one will be correct. Second, नहीं, यहां तक कि चयनात्मक प्रोत्साहन में कमी होगी। नो, इवन सेलेक्टिव इंकरेजमेंट वुड लीड शॉर्टेज। इसके बारे में कोई जानकारी सेंटेंस में उपलब्ध नहीं है, पूरे सेंटेंस में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है इसके बारे में, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या तलवार की तुलना में कलम शक्तिशाली है? इज पेन माइटर देन स्वॉर्ड? हाँ, लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। नहीं, शारीरिक बल की मदद से व्यक्ति सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है। लॉजिकली फॉलो नहीं करना। हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि जो शारीरिक बल हुआ है वो अक्सर कमजोर पड़ गया है और मानसिक बल उसके ऊपर भारी पड़ा है, और हमारी धारणा भी यही है, हम सब मानते भी यही है। तो ये सही नहीं है, जबकि पहला वाला सही है। वाकई में लेखक जो हैं वो लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए तलवार की तुलना में कलम शक्तिशाली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्या भारत में परिवार नियोजन अनिवार्य किया जाना चाहिए? हाँ, भारत की दयनीय स्थिति को देखते हुए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, नहीं, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और परिवार नियोजन कुछ धर्मों के सिद्धांतों के खिलाफ है। क्या करना चाहिए बताइए, थोड़ी देर सोचिए इसके बारे में। देखिए, हाँ, भारत में दयनीय स्थिति की दोस्ती में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सही बात देखें तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं,
परिवार नियोजन का मतलब होता है उनके आप विधियों का इस्तेमाल ना करें, अगर स्वेच्छा से चाहें तो परिवार नियोजन को अपनाया जा सकता है। तो यहां पर पहला वाला भी गलत हो रहा है। दूसरा, नहीं, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और परिवार नियोजन कुछ धर्मों के सिद्धांतों के खिलाफ है, ऐसा कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है, सेंटेंस के तौर पे उपलब्ध नहीं है। तो हम अपनी तरफ से बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ना तो ये कानूनन कुछ पता है हमें, ना तो सामाजिक दायरे में कहीं आता है। तो यहाँ परिवार नियोजन के बारे में, क्योंकि परिवार नियोजन एक सरकारी योजना है और उसके बारे में धर्म क्या करते हैं इसके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी सेंटेंस में मौजूद ना होने के कारण हम यहाँ दोनों कंक्लूजन को क्या करेंगे, दोनों आर्ग्यूमेंट को क्या करेंगे, रॉन्ग मानेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या भारत में कोई सैन्य बल नहीं होना चाहिए? शुड इंडिया हैव नो मिलिट्री फोर्सेज? नहीं, दुनिया के बहुत से देश अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। फिर समझ लीजिए, सीधी सी बात यह है कि यहां पर बहुत देश का एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर ली गई बात हम सही नहीं मानेंगे। हाँ, बहुत से भारतीय अहिंसा में विश्वास करते हैं, हाँ बहुत से भारतीय अहिंसा में विश्वास करते हैं। तो क्या अगर जो उनका विश्वास है उसकी वजह से हमें सैन्य बल ना ले? लाभ और हानि के बारे में बात नहीं कर रहा है, सेंटेंस की क्यों के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस आपके क्या है, रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बच्चों को अपने बुढ़ापे के दौरान माता पिता की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए? तो देखिए, क्या बच्चों को बुढ़ापे के दौरान अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाना चाहिए? हाँ, इस तरह के मामले को केवल कानूनी तरीके से हल किया जा सकता है। हाँ, इससे केवल गरीब माता पिता को कुछ राहत मिलेगी। यस, ओनली दिस विल ब्रिंग सम रिलीफ टू द पुअर पेरेंट्स। हाँ, इससे क्या होगा, केवल इसी से ही गरीब माता पिता को राहत मिलेगी। तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, हाँ, इस तरह के मामले को केवल कानूनी तरीके, यस सच मैटर्स कैन ओनली सॉल्व बाय लीगल मैटर। देखिए क्या कह रहा है, क्या बच्चों को बुढ़ापे दौरान अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाना चाहिए? देखिए, अगर ऐसा किया जाए तो ये सही बात है कि अगर इस तरह के मामले को आप कानूनी तरीकों से ही हल कर सकते हैं। क्यों कानूनी तरीके से हल कर सकते हैं? क्योंकि इस तरह के मामले में कानूनी तरीकों से केवल की वजह से नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हल कर सकते हैं। तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग होगा। दूसरा, हाँ, इससे केवल गरीब माता पिता नहीं, जितने भी माता पिता होंगे सभी को मिलेगी। तो केवल की वजह से ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ये दोनों ही सेंटेंस मैंने केवल की वजह से रॉन्ग किए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि और तरीके नहीं है, इसके भी और बहुत सारे तरीके हैं। इसके भी केवल गरीब माता पिता ही नहीं होंगे, जो भी माता पिता सभी। तो यहाँ दोनों सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में संसदीय चुनावों के लिए अधिक से अधिक संख्या में उम्मीदवार होने चाहिए? हाँ, यह संसदीय चुनावों को और अधिक सार्थक बना देगा, क्योंकि मतदाता अपना वोट डालने के लिए विचारशील निर्णय ले सकेंगे। बिल्कुल सही है। नहीं, लोकतंत्र में पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संसदीय चुनाव लड़ सकता है और कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं। नो, इन ए डेमोक्रेसी एनी पर्सन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एंड देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन। तो वहां पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं समझें। क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में संसदीय चुनावों के लिए अधिक से अधिक संख्या में उम्मीदवार होने चाहिए? शुड देयर बी ए कैप? क्या प्रतिबंध होना चाहिए? क्या अधिक से अधिक प्रतिबंध होना चाहिए? अब थोड़ा सा यहां मैटर बदल गया, मैंने हिंदी में पढ़ा था। क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में संसदीय चुनाव अधिक से अधिक संख्या में कुछ प्रतिबंध होने चाहिए? प्रतिबंधित मतलब जो कैप होनी चाहिए कि इससे ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, या संसदीय चुनाव को और अधिक सार्थक बनाए, क्योंकि मतदाता अपना वोट डालने के लिए विचारशील निर्णय ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो पहला वाला सेंटेंस है वो मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि ये अधिक सार्थक हो जाएगा। यस, दिस विल मेक ए पार्लियामेंट्री इलेक्शन मोर मीनिंगफुल एज द वोटर्स कैन मेक ए कंसीडर्ड जजमेंट फॉर द कास्टिंग देयर वोट। तो ये अपने आप में लॉजिकली फॉलो भी कर रहा है और आपको लाभ भी बता रहा है। तो ये सेंटेंस आपका एकदम सही है। दूसरा, नहीं, लोकतंत्र में पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संसदीय चुनाव लड़ सकता है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और ये आपको पता है ये क्या है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। वाकई में ऐसा कुछ भी हो सकता है और मैं संविधान में ये व्यवस्था की गई है। तो संवैधानिक व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के आधार पर हम मान सकते हैं कि हमारे दोनों सेंटेंस क्या है यहाँ पर सही होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्या यूएनओ जैसे संगठन को भंग कर देना चाहिए? यूएनओ को भंग कर दो। शुड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ बी डिसॉल्व? हाँ, शीत युद्ध समाप्त होने के साथ ऐसे संगठनों की कोई भूमिका नहीं है। नहीं, ऐसे संगठनों की अनुपस्थिति में विश्व युद्ध हो सकता है। क्या लगता है? अगर हम यहां पर बात करें तो शीत युद्ध समाप्त होने के बाद ऐसे संगठनों की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन वो दोबारा कब शुरू हो जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे संगठनों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। ये गलत कह रहे हैं। नहीं, ऐसे संगठनों की अनुपस्थिति में विश्व युद्ध हो सकता है। बिल्कुल, ये संगठन क्या करते हैं कि एक दूसरे जो राष्ट्र हैं उनके बीच में जो भी मतभेद होते हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और ये जो अगर दूर करने का प्रयास करेंगे, अगर ये चले जाएंगे तो वो दूर नहीं होंगे और निश्चित रूप से विश्व युद्ध की संभावना बन सकती है। और यहां पर भी उसी की संभावना की बात की गई है, सकता है कहा गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की सभी अंतरराष्ट्रीय नीतियों को समर्थन करना चाहिए?
शुड इंडिया सपोर्ट ऑल द इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? नहीं, कई अन्य शक्तिशाली देश भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो देखिए यहां पे एग्जांपल लिया गया, एग्जांपल के तौर पे अन्य शक्तिशाली देश नहीं करें तो आप भी नहीं करेंगे क्या? एग्जांपल नहीं। दूसरा, हां या यूएसए विकास निधि तक पहुंच प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। ये गलत हो गया, एकमात्र तरीका का मतलब नहीं लेना होगा। एकमात्र तरीका, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप यूएसए की निधि, यानी कि जो आप दिस इज ओनली वे टू गेन एक्सेस टू यूएसए डेवलपमेंट फंड, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसके अलावा भी और सारे तरीके हैं। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, 59 में आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये है लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का। क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त दी जानी चाहिए? हाँ, या साक्षरता के स्तर को सुधारने का एकमात्र तरीका है? देखिए एकमात्र तरीका तो नहीं है, साक्षरता के स्तर को सुधारने के इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एकमात्र क्या क्या सेंटेंस को क्या कर दिया गया, रॉन्ग कर दिया गया, देन इट विल बी रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड क्वेश्चन की नहीं, इससे सरकारी खजाने पर पहले से ही भारी बोझ पड़ रहा है। तो क्या सरकारी खजाने पर अगर भारी बोझ पड़ रहा है तो क्या हमें सरकारी शिक्षा मुफ्त दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? और इस तरह से देखा जाए तो हाँ, अगर आपने स्कूली शिक्षा को मुफ्त कर दिया पूरी तरीके से तो वाकई पर सरकारी खजाने पे पहले से ही भारी बोझ है, और अगर आपने ये और कर दिया तो थोड़ा सा बोझ और बढ़ जाएगा, जिस वजह से दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपको समझना चाहिए, क्या आपको ये चीजें सेंटेंस में दी गई हैं? क्या किसी ने भी ऐसा कहा कि सरकारी खजाने पे पहले से ही भारी बोझ है? नहीं ना। आप अपनी तरफ से परसेप्शन निकाल रहे हैं, तो जब अपनी तरफ से परसेप्शन निकालेंगे तो वो चीजें सही नहीं होंगी। तो देन यहां पर दोनों ही गलत हैं। और उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ये पूरी तरीके से मैंने आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का पूरा पार्ट खत्म कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको